गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट। आपने रेस्पिरेशन की जो क्लास है उसमें आपने माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को पढ़ लिया। इसके बाद में आपका जो अगला जो हेडिंग आता है वो आता है ऑक्सीश्वसन की क्रियाविधि। ऑक्सीश्वसन की क्रियाविधि। ओके, यह आज का आपका टॉपिक है। ऑक्सीश्वसन जो O2 की उपस्थिति में होता है। इससे पहले बेटा आपने श्वसन के क्रियाधार पढ़े हैं। श्वसन के क्रियाधार में आपने सबसे पहला प्राथमिक जो क्रियाधार पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा आपने? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और श्वसन चाहे ऑक्सी हो या अनऑक्सी हो, कार्बोहाइड्रेट में कहां से ग्लूकोज स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखो श्वसन क्रिया का मुख्य क्रियाधार क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो श्वसन क्रिया का मुख्य क्रियाधार कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, अब देखो ये जो ऑक्सीश्वसन की जो क्रिया है वो कहां से स्टार्ट होगी बताओ? कार्बोहाइड्रेट मुख्य क्या है? ग्लूकोज। तो ठीक है, लिख दो लैंड। ऑक्सी श्वसन की क्रिया ग्लूकोज से प्रारंभ होती है। ग्लूकोज से प्रारंभ होती है। ऑक्सी नहीं, अनॉक्सी श्वसन की क्रियाविधि भी कहां से स्टार्ट होती है बताओ? ग्लूकोज से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब देखो यदि श्वसन क्रियाधार में कार्बोहाइड्रेट अब्सेंट है तो दो और बच गए। कौन कौन से हैं? प्रोटीन और वसा। तो कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में श्वसन क्रियाधार कौन होते हैं? प्रोटीन और वसा होते हैं। तो लिख दो कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में क्रमशः पहले कार्बोहाइड्रेट था, उसके बाद प्रोटीन था, उसके बाद में वसा। तो लिख दो कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में क्रियाधार क्रमशः प्रोटीन तथा वसा होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? प्रोटीन और वसा। तो पहले क्या काम में आता है? कार्बोहाइड्रेट काम में आता है। जब कार्बोहाइड्रेट की पूरी खपत हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, उसके बाद में किसका होता है? प्रोटीन का होता है, और प्रोटीन के बाद में वसा का होता है। तो कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में क्या काम में आते हैं? प्रोटीन और वसा काम में आते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो श्वसन है, इस ऑक्सीश्वसन की जो क्रियाविधि है उसको 3 चरणों में बांटा गया है। तो ये लाइन भी हम लिख देते हैं, 3 चरण पढ़ेंगे ध्यान से। ठीक है, तो श्वसन की समस्त क्रियाविधि को तीन चरणों में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें पहला चरण है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, दूसरा क्रेब्स चक्कर, जिसको
टीसीए चक्कर भी बोलते हैं या सिट्रिक एसिड चक्कर भी कहते हैं। ओके, इसके बाद में तीसरा है ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ठीक है। इसमें ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। ये बेटा ये कंपटीशन के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे श्वसन वाले पार्ट से ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब चक्कर, इन दोनों से 100% क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो इनको हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, चलो लगाओ 1 नंबर ग्लाइकोलाइसिस। अब देखो, सभी प्रकार की जो कोशिकाएं हैं उनमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण है वो इस प्रकार से 3 चरणों में होता है। इसमें पहला चरण कौन सा आ रहा है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर भी एटीपी नामक ऊर्जा का निर्माण होता है। उसके बाद में टीसीए चक्र, ठीक है ना, क्रेब चक्र, उसमें भी क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है। उसके बाद में ईटीएस, इसमें भी एटीपी का निर्माण होता है। अरे श्वसन का मेन उद्देश्य क्या है? ऊर्जा का निर्माण करना। श्वसन है क्या? श्वसन मेन काम ही श्वसन का क्या है? खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का निर्माण करना। तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा आ रहा है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, इसका एक सबसे शानदार क्वेश्चन पूछता है कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका के भागों में कहां संपन्न होती है? कोशिका के जो भाग हैं, कोशिका के जो कोशिकांग हैं, तो सबसे अच्छा जो कोशिकांग है वो क्या है बताओ? कोशिका द्रव्य, जिसको आप साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती भी और नहीं भी होती है। तो ये O2 की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों के अंदर संपन्न हो सकता है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। इसके पूर्ण होने के लिए O2 की आवश्यकता होती भी और नहीं भी होती है, अर्थात ये O2 की अनुपस्थिति में भी हो सकता है। अरे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण चाहे वो पूर्ण हो चाहे अपूर्ण हो, आपने पढ़ा ना अनोक्ष श्वसन, तो यह O2 की अनुपस्थिति में होता है। तो O2 की अनुपस्थिति में हो रहा है, फिर भी ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। और मेन काम तो क्या है अपना? श्वसन से ऊर्जा का निर्माण करवाना। तो चाहे वो ऑक्सी हो चाहे अनोक्सी हो, ठीक है। तो देखो, यह एक जटिल जैव रासायनिक क्रिया है जो 10 से क्रमबद्ध चरणों में संपन्न होती है। बड़ा इसमें 10 से क्रमबद्ध चरण होते हैं जो आगे पढ़ेंगे। बहुत बड़ा चक्कर है बेटा ये, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट करेंगे ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है ना, 3PGL, DHAP, 1,3-DiPGL, ठीक है ना। ऐसे पढ़ेंगे खूब सारे ना। इस प्रकार से 10 इसके चरण होते हैं जो आगे पढ़ लेंगे। तो लिख दो ये लाइन, यह एक जटिल जैव रासायनिक क्रिया है। यह एक जटिल जैव रासायनिक क्रिया है जो क्रमबद्ध 10 से चरणों में संपन्न होती है, ठीक है। कितने चरण है इसके? 10। 10 के बाद में 11वें चरण के अंदर बड़ा इसकी परिभाषा आप पढ़ेंगे कि ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। अब ये पायरुविक अम्ल कैसे बनता है? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, ठीक है ना, 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, फिर ये दोनों चेंज होंगे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, 1,3
डाईपीजीएल आगे पढ़ेंगे, जैसे क्रमबद्ध चरण आप पढ़ लेंगे तो आपको एक बार टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ओके बेटा, चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये जो पथ है, ये जो चक्र है, इसकी खोज 1930 में 3 वैज्ञानिकों के द्वारा की गई थी। इन 3 वैज्ञानिकों के नाम पर बड़ा इनको EMP पथ भी बोलते हैं। एम्बडन, मेयरहाफ और पारनास, ये 3 वैज्ञानिक है। एम्बडन, मेयर बोल दे, मेयरहाफ बोल दो, पारनास, ठीक है। 3 वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर इनको EMP पथ भी कहा जाता है। इसके जो 10 जो चरण हैं, इन 10 चरणों की खोज इन 3 वैज्ञानिकों ने की थी, इसलिए इस पथ को, इस चक्र को, इस क्रिया को हम EMP पथ भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो इसके विभिन्न चरणों की खोज, इसके विभिन्न चरणों की खोज 1930 में 3 वैज्ञानिकों एम्बडन, मेयरहाफ तथा पारनस द्वारा की गई थी, ठीक है। ठीक है, तो इन 3 वैज्ञानिकों ने इसके जो चरणों की खोज की थी, तो एम्बडन से E, मेयरहाफ से M और पारनस से P। इस प्रकार EMP, तो इसके जो पथ के जो चरण है, इस चरणों के आधार पर, इन वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर इसका EMP पथ नाम भी रख दिया। तो लिख दो, इन वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर इस चक्र या पथ को EMP पथ भी कहा जाता है, ठीक है। इसको EMP पथ भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन है, ये नाम देकर भी पूछ लेता है EMP पथ क्या है, तो बड़ा स्टूडेंट क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि EMP पथ कौन सा होता है। तो डायरेक्ट इसको तो सब जानते हैं, ग्लाइकोलाइसिस को तो सब जानते हैं, लेकिन आप बोर्ड एग्जाम दे रहे थे बेटा, बोर्ड के एग्जाम के अंदर आप उधर से घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो ये नाम देखिए भी आपसे क्वेश्चन है पूछ सकता है, EMP पथ क्या होता है, इसके विभिन्न चरणों को समझाइए, ठीक है। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि EMP पथ में कितनी ऊर्जा का निर्माण होता है, वहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वास्तव में EMP पथ कौन सा होता है, ठीक है ना। ओके, चलो आगे चलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में O2 की अनुपस्थिति में भी संपन्न हो सकता है। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इन्हीं लाइन से बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं ये बात बार-बार बोलता रहूंगा कि क्वेश्चन पूछते ही है, ध्यान में रखना आपको इस बात में, ठीक है। तो लिख दो, ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में O2 की अनुपस्थिति में
संपन्न होता है। बहुत बार क्वेश्चन इसी लाइन का पूछा है, ग्लाइकोलाइसिस कहाँ संपन्न होता है। जैसे क्रेब चक्कर है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, ठीक है। ईटीएस माइटोकॉन्ड्रिया के झिल्ली में संपन्न होता है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस कहाँ संपन्न होता है, कोशिका दरों में, ठीक है। तो ये O2 की अनुपस्थिति में भी संपन्न होता है और O2 की उपस्थिति में भी संपन्न होता है। इसके लिए ऑप्शन का कोई रोल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि श्वसन O2 की उपस्थिति में भी होता है और अनुपस्थिति में भी होता है, ठीक है। अब देखो ग्लाइकोलाइसिस सभी जीवों में ऑक्सी और अनऑक्सी दोनों प्रकार के श्वसन में होता है। आगे लाइन चलो लिख देते हैं। ग्लाइकोलाइसिस सभी जीवों में ग्लाइकोलाइसिस सभी जीवों में ऑक्सी तथा अनऑक्सी दोनों प्रकार के श्वसन में संपन्न होता है, संपन्न होता है, ठीक है। अब देखो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। ग्लूकोज के एक अणु का, ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज के एक अणु का क्रमबद्ध जैव रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल में विघटित होकर ऊर्जा मुक्त करना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। एक तो परिभाषा ये है। दूसरी ये है कि फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के एक अणु से पायरुविक अम्ल के दो अणुओं का निर्माण होना, या ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के दो अणुओं का निर्माण होना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, ठीक है। तो बेटा ये नाम देखिए क्वेश्चन आता बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन ये कि ग्लाइकोलाइसिस किसे कहते हैं, यह कहाँ संपन्न होता है और इसके विभिन्न चरणों को समझाइए, ठीक है। इसके 10 चरण है वो आगे पढ़ेंगे हम। तो पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं, ठीक है। परिभाषा इसकी ग्लाइकोलाइसिस की, ओके। तो लिख दो ग्लूकोज के एक अणु का, ग्लूकोज के एक अणु का, ठीक है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा जैव रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल में विघटित होकर पायरुविक अम्ल में विघटित होकर ऊर्जा मुक्त करना, ऊर्जा मुक्त करना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, ओके। ये इसकी परिभाषा हो गई। अथवा में इसकी दूसरी परिभाषा पढ़ें तो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के एक अणु से पायरुविक अम्ल के दो अणुओं का निर्माण होना क्या कहलाता है। अब देखो ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट कहां से आया, ग्लूकोज, ग्लूकोज है वो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के अंदर चेंज होता है, ठीक है। क्रिया होगी ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण। फॉस्फोरिलीकरण का मतलब क्या होता है कि किसी अणु का फॉस्फेट के यौगिकों के अंदर क्या होना, चेंज होना, फॉस्फोरिलीकरण कहलाता है। तो आगे आएगा चरण, ये पहला पॉइंट इसमें आएगा कि ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण। अब ग्लूकोज के फॉस्फोरिलीकरण से क्या होगा, ग्लूकोज फॉस्फेट के यौगिकों के अंदर चेंज होगा। तो सबसे पहला यौगिक कौन सा बना, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ठीक है। ये जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है ये फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के अंदर चेंज हो जाएगा। फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट देखो
फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के अंदर चेंज हो जाएगा। यही चल रहा है बेटा क्या, ग्लाइकोलाइसिस जो आगे अभी थोड़ी देर बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलो इसकी अथवा में परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, तो देखो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के एक अणु से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है, ठीक है। इसकी दोनों परिभाषाएं होगी, दोनों में से आपको जो अच्छी लगी याद रहने वाली है वो आप याद कर सकते हैं। यहां पर मैंने मुख्य किरदार क्या लिया बताओ, ग्लूकोज लिया, और यहां पर ग्लूकोज के फॉस्फोरिलीकरण से बना यौगिक कौन सा, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट लिया, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये क्यों लिया, ठीक है। तो बेटा ये ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज चेंज होता ही रहता है, ग्लूकोज यौगिकों के अंदर चेंज होता रहता है। यदि हम पादप कोशिकाओं की बात करें तो ग्लूकोज से बड़े स्टार्च बन जाएगा, ग्लूकोज से सुक्रोज बन जाएगा, और ग्लूकोज से फ्रक्टोज बन जाएगा। लेकिन जब ग्लूकोज से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनता है तो बड़ा इसके आगे तो ग्लाइकोलाइसिस ही होगा। तो समझ पा रहे हैं आप, भैया जब बनेगा तो क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस ही होगा, ठीक है। चलो इसके बाद में ग्लाइकोलाइसिस में होने वाली सभी 10 जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को 3 पदों के द्वारा समझा जा सकता है। ऐसे 3 पद कौन कौन से हैं वो हमें पढ़ेंगे। तो देखो ग्लाइकोलाइसिस में होने वाली 10 जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को तीन चरणों में लिख दो या पदों में लिख दो, ठीक है। 3 पदों में समझा जा सकता है, ठीक है। तो देखो ये 3 पद लिखेंगे, उसके बाद में हम ग्लाइकोलाइसिस जो चक्र है वो बनाएंगे। तो सबसे पहला इसमें है ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण। ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण, ठीक है। इसके बाद में जो फॉस्फोरिलीकरण से फॉस्फेट के जो यौगिक बनते हैं, तो फॉस्फोरिलीकृत ग्लूकोज अणु का फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के दोनों में विघटन। अब ये दोनों कौन से बनते हैं इन जब हम पढ़ेंगे वहां समझ लेंगे, ठीक है। तो ग्लूकोज से जो फॉस्फेट के यौगिक बनते हैं, देखना फॉस्फोरिलीकृत ग्लूकोज अणु का ग्लूकोज अणु का फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के
ग्लिसरैल्डिहाइड के दो अणुओं में विघटन, ठीक है, विघटन बोल दो या विघटन बोल दो की बात है। इसके बाद में है लास्ट 3 नंबर, पायरुविक अम्ल के दो अणुओं का निर्माण। पायरुविक अम्ल के दो अणुओं का निर्माण। ये 3 पद है, इन 3 पदों के आधार पर हम ग्लाइकोलाइसिस को समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये EMP पद या ग्लाइकोलाइसिस चक्र बनाते हैं। देखो ग्लूकोज से किस प्रकार से पायरुविक अम्ल के दो अणुओं का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस के जो 10 पद हैं उनको लिखते हैं। यहाँ पे दिख रहे हैं। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देख रहे इसमें एक हो जाएगा 11। 10 चरणों के बाद में 11 क्या बनता है, पायरुविक अम्ल बनता है। तो ये 11, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इनका बड़ा रूप लिखूंगा और इधर लिखूंगा शॉर्ट रूप। जैसे ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है वो ग्लूकोज से स्टार्ट होती है। तो देखो सबसे पहले लिखते हैं हम क्या, ग्लूकोज। ठीक है, इस ग्लूकोज को मैं नोट करूंगा बेटा किससे, बताओ, जिससे। जब आप इधर बड़ा याद कर लेंगे ना तो ये याद अपने आप हो जाएगा। ठीक है, वो ये जो है ना, ये इधर लिखेंगे ना, वो इस ग्लाइकोलाइसिस का शॉर्ट रूप एकदम, जो बेटा आपको शायद किसी स्कूल में मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको। ओके, देख लेना चाहिए आपको किसी और स्कूल के जो सर आपको पढ़ाते हैं उनको पढ़ाते हैं, उनके नोट्स को भी देखना। शॉर्ट रूप आपको बेटा शायद कम मिलेगा, और ये जो शॉर्ट रूप आपको याद करने में आसान रहेगा। ग्लूकोज है वो पहला पॉइंट क्या था, ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण। ग्लूकोज चेंज है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। तो ये देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो शॉर्ट रूप क्या हो गया बताओ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, इसके बाद में ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। तो ये लो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो गया, और इसका शॉर्ट रूप क्या हो गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ओके, ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ये फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के अंदर चेंज हो जाता है। ये लो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के अंदर चेंज हो गया। इसका शॉर्ट रूप क्या हो गया बताओ,
फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। ठीक है, इसके बाद में ये जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है, इससे फास्फोग्लिसरेड के 2 अणु बनेंगे। दूसरा पॉइंट क्या था अपना? दूसरा पॉइंट क्या था? फास्फोरिलीकृत ग्लूकोज अणु का फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड के 2 अणुओं में विघटन। यहां तक तो ग्लूकोज का फॉस्फोरीकरण हो गया, ग्लूकोज के फॉस्फेट के यौगिक बन गए। अब बेटा क्या बनेंगे? एल्डिहाइड के यौगिक बनेंगे। ठीक है ना? तो देखो ये बनता है 3-फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड। एक तो क्या बनता है? 3-फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड, 3-फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड। ठीक है, ये दोनों एक्सचेंज होते हैं बेटा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP। ठीक है, तो इसके 2 यौगिक बन गया ना। एक तो कौन सा बन गया बताओ? 3-फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड, और ये चेंज होगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर। तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसका यदि हम शॉर्ट रूप लिखें तो 3PGAL। समझ गए बेटा? अरे आ गया समझ में? फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड 3PGAL, 3PGAL। ये लिख दो यहां पर 3PGAL। ये दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं DHAP। आ गया समझ में? D डाई, H हाइड्रोक्सी, A एसीटोन, P फॉस्फेट, DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। 3PGAL फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड, 3-फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड। देखो ये शॉर्ट रूप भी आप यदि एग्जाम में लिख के आ गए ना बेटा, तो आपको पूरे में से पूरा नंबर देगा। ये रूप भी आप लिख के आ गए ना, जब आप बीएससी करेंगे ना बेटा, बीएससी की बुक के अंदर आपको ये मिल जाएगा, ये मिलेगा और ये मिलेगा। तो जब वहां पर ही मान्य है तो यहाँ पर क्यों नहीं है मान्य? अरे साइंस से जो आप पढ़ते हैं, शॉर्ट में आप बहुत कुछ बड़ा समझा रहे हैं। आपको साइंस हमेशा यही सिखाती है कि आप छोटे में गागर में सागर भरो। समझ गए बेटा? ठीक है ना? तो देखो आगे चलते हैं। इसके बाद में ये जो दोनों यौगिक है वो चेंज होते हैं 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। 3 है वो किसमें हो जाएगा? 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड। ठीक है, इसका शॉर्ट रूप क्या हो जाएगा बताओ? 1,3 डाई-PGAL। ये लो 1,3 डाई-PGAL। यहां पर क्या है? फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड, यहां पर क्या हो जाएगा? PGAL, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। ठीक है, इसके बाद में ये जो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड है, ये चेंज होगा 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। ठीक है, तो 1,3 डाई-PGA। शॉर्ट रूप क्या हो गया इसका? 1,3 डाई-PGA। समझ गए बेटा? इसका मतलब PGA, 1,3 डाई-PGA। ऐसे क्या हो गया? एसिड।
तो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अरे जी का मतलब क्या हुआ? ग्लिसरिक, पी का मतलब है फास्फो, ए का मतलब है एसिड। आगे समझ में ये, तो 1,3-डाई-PgA। इसके बाद में देखो ये जो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है ये चेंज हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में। 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखो बताओ? 3PgA, ठीक है, 3PgA, ओके, शॉर्ट रूप इसका है ना। इसके बाद देखो 9 नंबर है ना, ये चेंज होगा 2PgA, 2-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, 2-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल या एसिड, ठीक है। तो 2PgA। अब आप बोलेंगे सर इसको याद कैसे करें? बेटा याद नहीं, रट्टा मारना ही पड़ेगा आपको। देखो कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जिनको अपने को रटना पड़ता है। अब इसकी बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, इसकी बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। कैसे बनते हैं ये? आइए स्टेप बाय स्टेप है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये क्रम से आपको याद करने ही पड़ेंगे बेटा। 1 नंबर पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है, 4 पे क्या है, 5 पे, 6 पे, 7, 8, 9, 10। 10वां नंबर है आपको फास्फोइनोल पायरुवेट है, तो आपको फास्फोइनोल पायरुवेट ही लिखना है, इसके अलावा और लिख दो गलत हो गया आपका ये, इसलिए आपको रटना ही पड़ेगा। ये जो डायग्राम्स होते हैं ना बेटा, अरे कोई चीज प्रोसेस होती है उसको तो समझते हैं, क्रियाविधि को समझते हैं। जैसे आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले गए, लोन पेयर यहाँ जुड़ गए, इसमें थोड़ी थोड़ी जोड़ रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें तो हमें ये जो स्टेप वाइज है बेटा, इनको रट्टा मारना ही पड़ता है इनको। यदि मैं भी इसको याद करूं तो मेरे को रट्टा मारना ही पड़ेगा। रट्टा मारा और बोर्ड पे उतार दिया, ऐसा ही होता है बेटा। हाँ, और सब कुछ रट्टा मारने और जितने भी आपको ये जो चक्कर समझाए जाते हैं, इन चक्करों का बेटा आपको रटना ही पड़ता है इनको। कोई चीज समझ में आई वो एक अलग बात है, कि हम जो बनाते हैं वो एक अलग बात, लेकिन आगे से आप किताब के अंदर हूबहू आपको ऐसी कैसी मिल रही है, तो हमको भी ऐसी कैसी यहाँ पर छापनी पड़ती है। ये जो चक्कर होते हैं उनको आपको रट्टा मारना ही पड़ता है, इसमें समझने वाली कोई चीज नहीं है, ठीक है। मैं क्या समझाऊं बेटा, मैंने ये बोला कि 7 नंबर पे ये है तो यही होगा, इसलिए आपको रटना ही पड़ेगा। कुछ जैसे होते हैं जिनको आपको रट्टा मारना ही पड़ता है। चलो इसके बाद 10 नंबर का है फास्फोइनोल पायरुवेट, 2-फास्फोइनोल पायरुवेट। तो यहां पर क्या लिखूं, 2PEP, समझ गए बेटा, फास्फोइनोल पायरुवेट, ओके। इसके बाद लास्ट अपना जो मेन प्रोडक्ट क्या था, पायरुविक अम्ल, तो ये लो 2 अणु किसके बने, पायरुविक अम्ल के, पायरुविक अम्ल। अब देखो बेटा ये जो पायरुविक अम्ल बन गया ना, इससे पायरुविक अम्ल से क्रेब्स चक्र स्टार्ट होगा। 2 नंबर का पॉइंट क्या था अपना, क्रेब्स चक्र, ये यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो पहले क्या बन गया, पहले क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, इसके बाद में क्रेब्स चक्र, उसके बाद में ETS, और सभी के अंदर किसका निर्माण हो रहा है, ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। आप बोलेंगे सर यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण कहाँ हो रहा है, अरे कई ऐसे स्टेप वहां बेटा ऊर्जा खर्च भी होगी, ऊर्जा क्या होगी, खर्च भी होगी और ऊर्जा बनेगी भी। अब कितने नंबर है कि जहां पर ऊर्जा बनती है, कितने नंबर वहां पर ऊर्जा खर्च होती है, कहां पर जल के अणु की आवश्यकता होती है और कहां पर जल के अणु बाहर निकलते हैं। अरे अभिक्रियाएं हैं बेटा, इनके अंदर तो ऊर्जा बनती भी है और खर्च भी होती है। ये प्रक्रम है जैव रासायनिक, ये जो अभिक्रिया पढ़ रहे हैं इसमें आपको ऊर्जा कहीं पर आपको खर्च मिलेगी तो कहीं पर आपको बनती हुई मिलेगी। इतना आपको समझ में आ गया, ये एक बार ये आप उतार लीजिए बेटा ऐसा।
थोड़ी सी क्लास अपनी लंबी होगी क्योंकि इसको कंप्लीट करना है। ये जो पीपी बनाना, इसके बाद में दो अणु किसके बन गए बताओ, पीए पायरुविक एसिड, और ये अपना क्या था, मेन प्रोडक्ट था। ग्लाइकोलाइसिस का मुख्य उत्पाद क्या है, पायरुविक अम्ल। इनके बीच में आपको स्पेस रखना है, इनके बीच में हो रहेंगे बेटा अभी तो, कहां पर ऊर्जा खर्च हो रही है, कहां पर खर्च नहीं हो रही है। जैसे यहां पर एटीपी ऊर्जा खर्च होती है, तो ये लो एटीपी ऊर्जा खर्च होगी, एटीपी से क्या बन गया बताओ, एडीपी। जब ये एटीपी ऊर्जा खर्च होती है तो क्या बनता है, एडीपी। शॉर्ट में आपको कैसे याद करना है, मैं पूरा आपको लिखवा दूंगा कि 1 नंबर पे क्या हो रहा है, 3 पे क्या हो रहा है, कहां पर ऊर्जा खर्च हो रही है, कहां पर ऊर्जा बन रही है। जैसे 1 नंबर 3 नंबर पर एटीपी खर्च होती है, तो 1 और ये 3 यहां पर भी क्या होती है बताओ, एटीपी ऊर्जा खर्च होती है। शॉर्ट में पढ़ने के लिए ये लो एटीपी और ये क्या बन गई इससे, एडीपी। लिख रखा मैंने शॉर्ट में ऐसे कि 1 नंबर और 3 नंबर पर एटीपी खर्च होती है, फिर 7 नंबर पर एडीपी से एटीपी बनती है, ये 7 नंबर और ये 10 नंबर, यहाँ पर क्या बनती है, एटीपी से एटीपी बनती है। 6 नंबर पर एनडी से NDH2 का निर्माण होता है, और 9 नंबर पर जल का अणु बाहर निकलता है। ये 6 लाइन, ये तो 4 लाइनें हैं, ये 4 लाइनें आप याद कर लेंगे तो आपको पूरा का पूरा ग्लाइकोलाइसिस चक्र याद हो जाएगा। और बेटा इतना ही नहीं होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एक हेक्सोज शर्करा है, तो यहाँ पर तो एंजाइम भी काम करेंगे। तो ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, तो यहाँ बेटा हेक्सोज शर्कराओं पर काम करने वाला हेक्सोकाइनेज एंजाइम भी काम में आता है। लेकिन मैं यहाँ पर एंजाइम एक बार नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि बेटा जब मैं एंजाइम लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा, तो आपको एक बार याद करना मुश्किल हो जाएगा। जब आप प्रोसेस पढ़ेंगे ना कि ग्लूकोज का फॉस्फोलिकरण, तो हम प्रत्येक स्टेप को लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज है, इसके साथ बेटा क्या जुड़ी बताओ, एटीपी जुड़ी, क्या जुड़ी, एटीपी जुड़ी, और इसके ऊपर एंजाइम काम कर रहा है, कौन सा, हेक्सोकाइनेज एंजाइम कार्य कर रहा है। ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, ये बड़े इस ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर चेंज कर देगा। तो ये लो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर चेंज हो गया, और ये जो एटीपी है, ये एटीपी बेटा किसके अंदर चेंज होगी, एडीपी प्लस आईपी के अंदर। और ये का ये जो प्रोसेस है वो यहाँ हो रहा है, ये तो ना बेटा ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ क्या जुड़ी, एटीपी जुड़ी, और यहाँ पर एंजाइम कौन सा काम कर रहा है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम काम कर रहा है। और जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है वो एटीपी की उपस्थिति में एटीपी को खर्च करेगा और ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर ही चेंज कर देगा। लेकिन मैं एंजाइम यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि याद करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। यहाँ लिख रहे हैं ना, जब आप इनके चरण पढ़ेंगे ना, अब देखो ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये लो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसके ऊपर देखो कौन सा एंजाइम कार्य कर रहा है, इसके ऊपर आइसोमरेज एंजाइम कार्य कर रहा है। कौन सा एंजाइम कार्य कर रहा है, आइसोमरेज एंजाइम कार्य कर रहा है, आइसोमरेज एंजाइम। ये आइसोमरेज एंजाइम है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के इसको चेंज करेगा। बता मेरे को इसके ऊपर कौन सा एंजाइम कार्य कर रहा है, आइसोमरेज एंजाइम कार्य कर रहा है। और ये जो आइसोमरेज एंजाइम वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर चेंज कर देगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक बार एंजाइम नहीं लिख रहा हूँ, मैं कहाँ पर लिख दूंगा, जब आप इसके चरण पढ़ेंगे वहां पर लिख दूंगा, आप वहां से याद कर लेना। बात एक ही है बेटा, ठीक है, ओके। मैंने आज तक पढ़ाया था, मैंने यहाँ पर बेटा एंजाइम नहीं लिखा है। जब प्रोसेस पढ़ेंगे ना तो वहां पर लिख देंगे, वहां पर आपको याद करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। चलो इसके बाद देखो एक पॉइंट हो गया ना कि 1 नंबर और 3 नंबर पर एटीपी क्या होती है, खर्च होती है। इसके बाद में 7 नंबर और 10 नंबर पर एटीपी से एटीपी का निर्माण होता है। देखो बेटा ये 7 नंबर, यहाँ पर ये एडीपी से किसका निर्माण हो रहा है, एटीपी का निर्माण हो रहा है।
ओके 7 और 10 नंबर ये रहा। तो यहां पर देखो, यहां पर भी एडीपी से एटीपी, एडीपी से एटीपी का निर्माण हो रहा है। ठीक है, 2 एडीपी काम में आएगी, 2 ही क्या बनेगी, एटीपी बनेगी। ओके, इसके बाद देखो 6 नंबर पर एनएडी से NADH2 का निर्माण होता है। तो 6 नंबर के कहां पर है, ये रहा। तो यहां पर देखना NAD से NADH2 का निर्माण होता है। 2 NAD कहां में आते हैं, तो 2 ही क्या आते हैं बताओ, 2 ही क्या बनते हैं, NADH2 बनते हैं। जब 2 NAD कहां में आएंगे ना, तो 2 ही क्या बनेंगे, NADH2। यहां पर बड़ा P आपको नहीं लिखना है, NADPH2 लिखा था आपने फोटो रेस्पिरेशन के अंदर, लिखा नहीं लिखा आपने, अरे फोटो फोस्फोलिकरण के अंदर, ठीक है ना। वहां पर आपने जब ऊर्जा का निर्माण किया था तो वहां पर NADP कहां में लेंगे, जब यहाँ पर आप NADP कहां में लेंगे तो क्या बनेगा, NADPH2 बनेगा। लेकिन यहाँ पर P फास्फोरस है ही नहीं। कई बार स्टूडेंट बेटा गलती कर देते हैं, यहाँ पर NADP लिख देते हैं और क्या बना देते हैं, NADPH2 बना देते हैं। इसके बाद 9 नंबर पर जल का जो अणु है वो निष्कासित होता है। तो ये लो 9 नंबर, यहां से जल के अणु को बाहर निकाल दो बेटा, ये लो H2O। ठीक है, यहां पर आपको नहीं समझ में है ना, तो बेटा ये शॉर्ट रूप आपको ध्यान में रखना है। इनकी फुल फॉर्म इनके सामने पड़ी है, आप समझ पा रहे ना। ग्लूकोज, ये ग्लूकोज पढ़ेंगे क्या है इसको आप, अरे G6P को पढ़ेंगे क्या, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सामने लिखा पड़ा ना, इसलिए बेटा मैंने यहाँ पर सामने लिखा है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो एक बार आप ये उतार लीजिए, इसके बाद में हमें आगे पढ़ेंगे। यहां पर 2 ADP, 2 ADP से क्या बनती है बताओ, 2 ATP। तो आज की क्लास कंप्लीट। इसके बाद में कल इसके जो 3 चरण हैं वो पढ़ेंगे।